जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। And these lectures are especially for the newcomers, but it's also revision for the old students. तो इसमें सब बेटे आप सब लोग हिस्सा ले सकते हैं। दिस इज द बायोकेमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ द सेल। आपने सेल तो खैर पहले भी पढ़ा होगा और ज़ाहिर है शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ हम सिर्फ इट इज जस्ट ओरिएंटेड इट्स बायोकेमिकल ओरिएंटेशन के हिसाब से हम देखेंगे कि व्हाट आर द बायोकेमिकल फंक्शंस इन द सेल, और उसी हिसाब से इसको इसी एंगल से हम इसको करेंगे। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव सबसे पहले ज़रा देख लें कि व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं कि व्हाट यू शुड नो व्हेन यू फिनिश द टॉपिक, व्हाट थिंग यू मस्ट कैन बी rewrite or accumulate in your mind after listening the lecture. तो उसमें नंबर 1 is the importance of the cell and the cell types, prokaryotic and eukaryotic। आपने ये पहले ही पढ़ा होगा। यू से आप 2 का याद रखें कि 2 न्यूक्लियस अगर है तो यूकैरियोटिक है, अगर नहीं है तो प्रोकैरियोटिक है। देन व्हाट आर द एसेंशियल डिफरेंसेस ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, उसमें क्या ज़्यादातर डिफरेंसेस क्या है। और फिर इसके बाद इसकी एक डायग्राम जरूर आप प्लीज ड्रा करें। बाज़ का एक आध नंबर की डायग्राम आ जाती है ऑफ द यूकैरियोटिक सेल शोइंग डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स। देन स्टडी द फॉलोइंग सेलुलर ऑर्गेनेल्स: न्यूक्लियस, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें जब माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस हम कहते हैं तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कि देयर आर सम सेल्स which are having not mitochondria, lacking mitochondria। तो उसमें हम देखेंगे कि ये पावर हाउस है तो how those cells which are lacking mitochondria can get their energy। तो उसमें ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसमें जो अभी आपको ये बता दूं कि RBCs are one of the very good examples, जो कि जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है बट उसकी एनर्जी सर्वाइव करता है, वो एनर्जी उसकी है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे सेल है जिसमें डेफिशिएंट, ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया तो है लेकिन ऑक्सीजन, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो ऑक्सीजन के साथ मिलके उसने एनर्जी प्रोवाइड करनी है। तो वो भी कुछ ऐसे हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। कॉर्निया है, लेंस है। देन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इतनी इसकी टाइप कितनी है, स्ट्रक्चर कैसा है, एंड व्हाट आर द फंक्शंस। देन द गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस, व्हाट इज दिस, हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, यू मस्ट नो द स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड फंक्शंस ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। देन स्टडी अबाउट द लाइसोसोम्स, their function, inherited disorders just like the eye cell disease. Then learn about the peroxisomes, their structure and function. Study the structure and functions of the cytoskeleton, cytocell or skeleton structure. Now first of all, how you can define the cell. The smallest functional unit of all living organisms which retain the characteristic necessary for life. The smallest functional unit of all living organisms which retain the characteristic necessity for life. They are different structure and functions in different tissues and organs, but still have some common characteristics. आपको पता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स में सेल का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है और सेल का फंक्शन भी डिफरेंट है। न्यूरॉन्स में और है जी, मसल में और है, लेकिन कुछ चीजें उनकी आपस में मिल रही हैं। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर 1 इज द एबिलिटी टू एक्सचेंज मटेरियल्स विद देयर एनवायरनमेंट। सबसे पहली है कि सारे सेल दे हैव एबिलिटी to exchange materials with their environment. Number 2, obtain energy from organic nutrients. ये सब में कॉमन है। obtain energy
from organic nutrient. Number 3, the synthesize complex molecules, ये भी सब में कॉमन है, and replicate themselves, उनकी रिप्रोडक्शन हो सकती है। तो ये 4 चीजें इन स्पाइट ऑफ दिस के स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है सेल्स का, फंक्शन भी डिफरेंट है, लेकिन दीज आर द कॉमन फीचर्स of all the cells. Number 1 is the ability to exchange materials with their environment. Number 2, obtain energy from organic nutrients. Number 3, synthesize the complex molecule. And number 4, replicate themselves. The understanding of cell function is crucial in diagnosis and management of the disease. If you don't know the normal functions of the cell, how you can say that it's the abnormal and it must be due to some disease, and how it is, and in this way you can diagnose. If you know the exact cell function of the cell and there's a change in the function, it means there's some problem and you can diagnose the disease. And the same is requirement of the management of the cell. जब आप उस जो आपने फंक्शन जो उसका खराब हो गया है उसको आपने सही कर लिया है, तो इट मीन्स कि यू मस्ट नो द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द सेल सो दैट यू कैन डायग्नोज द डिजीज एंड यू कैन मैनेज द डिजीज. सम डिजीज अफेक्ट द सिंगल, कुछ तो सिंगल सेल को अफेक्ट करती हैं, अदर्स मे अफेक्ट द सेल्स ऑफ एन ऑर्गन, कुछ ऑर्गन को करेंगे, स्टिल अदर्स मे अफेक्ट द होल ऑर्गेनिज्म, कुछ तो एक सेल को करेंगी, कुछ एक ऑर्गन को करेंगे, उस पूरी ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर देंगी. इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल फंक्शन इज ए कोऑर्डिनेटेड फंक्शन. अब देखोगे जो हमारे जो मल्टी ऑर्गेनिज्म हैं सारे, तो उसमें द सेल्स आर फंक्शन ए कोऑर्डिनेटेड वे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं. नो सिंगल सेल फंक्शन ऑटोनोमसली, कोई एक सेल भी अलग फंक्शन नहीं करता. अगर ऐसा होगा तो इट मीन दैट इट इज देयर इज ए प्रॉब्लम एंड इट इज ए कैंसरस सेल. Then the cell communicate with each other and their internal and external environment by a number of mechanisms, जिसमें electrical and chemical signaling शामिल है. These are the examples of the different cell. आप देखें amoeba, proteus, the plant cell, bacteria, nerve cell and red cell. They are all different in structure, but जो हमने पढ़ा है कि फंक्शन भी इनके डिफरेंट है, लेकिन उसके बावजूद के भी ये जो 4 चीजें हैं जो हमने पढ़ी हैं, these are common in all these cells. Then the types of the cell. There are 2 types of the cell. Every organism is composed of one of the 2 types. Number 1, the prokaryotic, just like the bacteria and archaea. Archaea होता है, it's a single cell just like bacteria and can grow and on very low oxygen conditions. ये भी बैक्टीरिया के तौर पे होता है आर्किया, लेकिन ये बड़ी लो ऑक्सीजन कंडीशन में भी ग्रो कर जाता है. Then the eukaryotic. These are the plants, animals, fungi and protists. Protists भी यूकैरियोटिक होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस उनमें होता है, और इसमें जस्ट लाइक द एल्गी, अमीबा एंड प्लाज्मोडियम. इसका मतलब इसकी जो प्रोटिस्ट हैं ये हमारे लिए क्लिनिकली खास तौर पे अमीबाइसिस और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम मलेरिया, इसका मतलब ये जो काज कर रहा है, these are from the protista and the amoeba. Amoeba तो very common in the dysentery, amoebic dysentery. तो इसलिए ये दोनों जो हैं, these are the clinical significance of the protista. Then the common features in all cells. There could be the plasma membrane will be in the all cells. साइटोसोल होगा, क्रोमोसोम्स होंगे एंड राइबोसोम. These are the common features in all cells: plasma membrane, cytosol, chromosomes and
ribosomes. Prokaryotic. What is the difference between the prokaryotic and eukaryotic? Prokaryotic, few internal structures, जिसको हम करेंगे organelles, then do not have structures surrounded by membranes. जो structures है ये membranes इनके इर्द गिर्द नहीं होंगी. Having size 1 to 10 microgram, size छोटा होगा. DNA is concentrated in a region called nucleoid. Nucleoid mean just like the nucleus, but no membrane separates it. One-celled organism, just like the bacteria. These are the prokaryotic. Then the eukaryotic, इसके मतलब true nucleus, contains organelles surrounded by membranes. इसमें जितने भी organelles होंगे वो surrounded by membranes होंगे. And the most living organisms are eukaryotic. ज़्यादातर जो हमारे living हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं, they are the pro-eukaryotic cells. Chromosomes are located in a membrane-bound organelle, the nucleus, and usually much bigger than prokaryotic, ranges from 10 to 100 microgram. It means that it is 10 times bigger than the prokaryotic. Then the brief introduction of the cell structures and function. Nucleus. You can call the nickname of nucleus the control center. अगर कोई आपसे पूछे कि how you can define the nucleus, nickname you can say that it's the control center of the cell. Functions क्या है? It holds the DNA. What are the parts of the nucleus? Nucleolus. It's a dark spot in the middle of the nucleus that helps make ribosomes. Then ribosomes. The functions of ribosome to make the proteins. These are found in all cells, prokaryotic and eukaryotic. Ribosome हर किस्म के सेल में होंगे, whether they are prokaryotic without the nucleus or they are eukaryotic having the true nucleus, because they are specified for the to make the proteins. Then the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. Nickname of endoplasmic reticulum is the Rhodes. और function क्या है इसका? The internal delivery system of the cell. Then the types of the endoplasmic reticulum. There are two types, rough endoplasmic reticulum or the rough ER, and the smooth endoplasmic reticulum or the smooth ER. Rough endoplasmic reticulum means rough appearance because it has ribosomes. इसे याद रखें आप, rough पे ऊपर R for rough, R for ribosomes. There are the ribosomes on the cells. Then what is the function? It helps to make proteins. That's why it's the राइबोसोम. राइबोसोम का काम ही क्योंकि प्रोटीन बनाना है, तो इसका मतलब है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी प्रोटीन मेकिंग में हिस्सा लेते हैं. देन द स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम. स्मूथ में देयर इज नो रफ एरिया, नो राइबोसोम्स, और फंक्शन इज द टू मेक फैट्स एंड लिपिड्स. आपको पता है कि जो फैटी चीजें होती हैं, फैट वाली, वो काफी नरम सी होती हैं और मुलायम होती हैं, स्मूथ होती हैं. तो इससे आप याद रख सकते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये फैट और लिपिड स्मूथ चीजें, सरफेस वाली चीजें बनाता है. देन द गोल्गी कॉम्प्लेक्स. द निकनेम फॉर गोल्गी कॉम्प्लेक्स द शिपर्स, and the function is the packages, modifies and transport materials to different location inside and outside the cell. Appearance is just stack of pancakes, जिस तरह तैर इसके ऊपर केक के ऊपर रखी होती हैं चीजें. Then the lysosomes, circular but bigger than ribosomes. Nickname is the cleanup crews.
तो लाइजोसोम्स क्लीन अप क्रूज है। तो अगर कोई ऐसी डिजीज हो जिसमें ये काम सही ना कर रहे हो तो वो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेज उनको कहते हैं, जिसमें वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इज द पॉम्पीज डिजीज, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। इसमें भी ग्लाइकोजन बेटे क्या आती है? इट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो when the energy is required, there is the glycogenolysis, breakage of these glycogens। उसके बाद ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज से फिर एनर्जी बनती है। तो 10% ऑफ द ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो है ना, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म है, ये कम से कम लाइसोसोम्स के अंदर होता है। और वहाँ पे एंजाइम की डेफिशिएंसी, एसिड माल्टेज एंजाइम है, वो हम सेकेंडरी में पढ़ेंगे। उसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो ग्लाइकोजन है दैट बीइंग स्टोर्ड इन द लिवर सेल, वो, और इसकी वजह से फिर तकरीबन 2 साल के अंदर अंदर ये बच्चे की डेथ हो जाती है। तो इट्स ए पॉम्पीज डिजीज। देन द फंक्शन टू ब्रेक down food into particles the rest of the cell can use and to destroy old cell. Then the vacuoles, membrane bound sacs. Membrane bound sacs for storage, digestion and waste removal. Large size vacuole, and if small size then vesicles contain water solution. Big central vacuole helps plants to maintain shape. ये जो वैक्यूल होते हैं ये प्लांट्स की जो शेप है उसको भी मेंटेन करते हैं, क्योंकि इसमें पानी होता है और ये फिर शेप मेंटेन करते हैं। Then the plasma membrane or the cell membrane, outer limiting boundary, lipid bilayer, and it is the hydrophilic head and hydrophobic tails। पानी की तरफ जो होंगी हाइड्रोफिलिक होंगी और जो पानी से दूर होंगी हाइड्रो, जो अट्रैक्ट करेंगी पानी को वो हेड्स होंगे और जो रिपेल करेंगी वो टेल्स होंगी। तो इसमें आप जो कैन सी कि हेड्स आर दी टुवर्ड्स द वाटर एंड दीज आर द हाइड्रोफिलिक and the tails are away from the water and these are the hydrophobic tails. Bilayer structure formed by self-assembly of phospholipids in an aqueous environment. The phospholipid bilayer shown is the main fabric of biological membrane. Hydrophilic heads of the phospholipids are in contact with water and hydrophobic tails are in contact with each other and remote from water. You can see here. Then the mitochondria, the powerhouse of the cell. Mitochondria, the powerhouse of the cell. Energy formation. Breaks down food to make ATP. ATP is the major fuel for all cell activities that require energy. Every cell requires energy for its survival, and ATP is the form of energy which is being provided to the cell. तो ये जो है it is in the electron transport chain है जो कि the internal membrane of the mitochondria में ये इसके it is in the complex form, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, उससे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर होते हैं, उस तरह कम्प्लेक्स 1 2 3 4 कम्प्लेक्स 4 में जाके फिर ये ऑक्सीजन मिलती है, तो उससे कहते हैं कि ये ADP ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। कम्प्लेक्स 5 में जाके ये ADP is combined with the inorganic phosphate and in this way ATP is produced. अब बात ये है कि अभी हमने पहले भी कहा था कि there are some cells like माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो है RBCs।
तो आरबीसीज में फिर एनर्जी फ्रॉम वेयर दिस एनर्जी विल आरबीसीज विल गेट एनर्जी फॉर देयर सर्वाइवल। बेटे आरबीसीज वो एनर्जी जो हम एटीपी बनती है, इट इज फ्रॉम दी बेसिकली ग्लूकोज। दे 6 कार्बन एटम मॉलिक्यूल आपने पढ़ा है, ग्लूकोज है, और इसकी ग्लाइकोलिसिस होती है कि ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज, और उससे फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जिसमें तो ऑक्सीजन कुछ है, ये ऑक्सीजन के बगैर एनारोबिक है, एंड व्हेन द ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व्ड वो एरोबिक बन जाती है। तो विदाउट द ऑक्सीजन is involved for the a large amount of energy is being produced and it is in the mitochondria। जो बाकी है एनारोबिक वो साइटोसोल में होती है। इसका मतलब ग्लाइकोलिसिस ऐसा एक फिनोमिना है जो कि हर सेल में होता है, क्योंकि उसके बगैर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि व्हेन इट इज कंबाइंड विद द ऑक्सीजन तो वो फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विच इज इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो जो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस है उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज नियर अबाउट दी 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसमें 4 एटीपी मॉलिक्यूल टोटल एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वी हैव टू इन्वेस्ट 2 मॉलिक्यूल्स, 2 हमें इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, फिर हम 4 हासिल करते हैं। तो इट मीन्स नेट प्रोडक्शन हमें कितनी मिली? 2। तो ये फिर जो आरबीसीज हैं ये फिर इसी 2 मॉलिक्यूल्स पे अपनी एनर्जी गुजारा करते हैं। इट मीन दैट आरबीसीज आर द वेरी ट्रू लेबरर्स, कि दे आर कैरिंग oxygen to each and every part of the tissue and cell of the body, but they are not using oxygen for the production of energy for themselves। ये अपने लिए एनर्जी जो है प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए बेटे ये ऑक्सीजन यूज नहीं करते, उसके लिए ये रूखी सूखी खा के गुजारा करते हैं। तो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया अगर नहीं है तो एटीपी से ही एनर्जी मिलेगी, बट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट। और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है, माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल है, तो फर्क कितना पड़ेगा? 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कितने मिलेंगे? प्रोड्यूस होंगे 4, 2 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और नेट प्रोडक्शन होगी 2 की। अब देखें कि कितना ज्यादा फर्क पड़ जाता है ऑक्सीजन से और माइटोकॉन्ड्रिया से। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि आपने जब मेटाबॉलिज्म पढ़ना है तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आपको बेटे ये सारा इसकी जो डायग्राम है ये आप ज़रूर ड्रा कर लें, क्योंकि ये ड्रा एंड लेबल भी बाजुकात आ जाती है एक आध नंबर की। इसमें यू कैन सी दी आउटर मेम्ब्रेन है एक जो इम्पॉर्टेंट है, इनर मेम्ब्रेन है, उसके बाद इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, मैट्रिक्स है, और हर एक एक अलग अलग इंपॉर्टेंस है। देन द क्रिस्टे फंक्शन है, जंक्शंस हैं, क्रिस्टी है। तो ये इसकी जो इंटरनल मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आउटर मेम्ब्रेन बहुत सी परमिएबल है, इंटरनल मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल नहीं है। मैट्रिक्स में कौन कौन से फिनोमिना होते हैं, तो ये रिएक्शंस होते हैं ये सारे। तो इसलिए प्लीज़ इसको आप एक दफ़ा बना लें और इसको फिर अच्छी तरह याद कर लें। Then the peroxisomes. The peroxisome is a specialized metabolic compartment that is bounded by a single membrane. Peroxisomes contain enzymes that transfer hydrogen from various substrates to oxygen, producing hydrogen peroxide H2O2 and a byproduct from which the organelle derives its name. Peroxisome ये इसलिए कि peroxidized ऑक्सीजन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर, अभी हमने कहा कि फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, कि विदाउट जो ऑक्सीजन है वो एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस होती है और विद ऑक्सीजन एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। कहाँ 2 एटीपी मॉलिक्यूल, कहाँ 38 एटीपी मॉलिक्यूल। लेकिन इसमें कुछ फिर जो है ना हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल इज यूज और अनपोलर ऑक्सीजन पड़ी रहती है।
तो फिर वो दैट्स अनवांटेड वो कंपाउंड्स बना देती है, कॉम्प्लेक्स बना देती है। तो उसमें एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज देन अगेन वेरी डेंजरस एंड वेरी टॉक्सिक फॉर द टिश्यूज। तो इसके लिए फिर इसको भी फौरन ये इसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है। कैटालेज एंजाइम है यहीं पे, ये फिर नॉर्मल ऑक्सीजन में और वाटर में कम हो जाता है। और इसी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वजह से जो कि फ्री रेडिकल, इसको कहते हैं ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। तो ये क्योंकि पेरोक्सिसोम्स में है, तो इसलिए भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वजह से हम इस ऑर्गेनेल का नाम भी पेरोक्सिसोम रखा गया है। इंटरनल मेम्ब्रेन कंपार्टमेंटलाइजेशन द फंक्शन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। इंटरनल मेम्ब्रेन में कंपार्टमेंट बने हुए हैं, ये बड़े जरूरी हैं सेल में कंपार्टमेंट, क्योंकि हर कंपार्टमेंट में अलग अलग एंजाइम है जो कि वही फंक्शन करेंगे, बाहर जाएंगे तो वो सेल के फंक्शन को डिसफंक्शन खराब कर देंगे। These are the membranous organelles participate directly in the cell's metabolism as many enzymes are built in them. कंपार्टमेंटलाइजेशन क्यों जरूरी है कि उसमें अगर वो सारे एंजाइम अलग अलग ना हो तो दे कैन काज डैमेज टू ईच अदर। तो इसलिए फिर कंपार्टमेंट वाइज जो सेल मेटाबॉलिज्म है वो फिर एंजाइम्स अलग अलग एंजाइम होंगे, यहाँ पे वो उसी हिसाब से वो अपना अपना एक्शन करेंगे। इन जनरल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन consist of a double layer of phospholipids having diverse proteins embedded in it. Each type of membrane has a unique composition. Enzyme embedded in membranes of the mitochondria function in cellular respiration. कहता है कि जी मेम्ब्रेन्स में एंजाइम है, जिस तरह के इंटरनल मेम्ब्रेन मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें एंजाइम है जो कि ETC में सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जिससे विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन द ATP is produced and there are certain enzyme जो हम आगे पढ़ेंगे embedded in this internal membrane of mitochondria. Then the nucleus and ribosomes, two organelles involved in genetic control of the cells. क्रोमोसोम्स है और उसके बाद राइबोसोम प्रोटीन बनाती है। The nucleus which houses most of the cell DNA, the ribosome which are information from DNA to make proteins. DNA क्रोमोसोम की शक्ल में है और राइबोसोम जहां से इंफॉर्मेशन लेते हैं to make the proteins. Most conspicuous organelle in the eukaryotic cell averaging about 5 micrometer in diameter. DNA is organized along with proteins in a fibrous material called the chromatin, diffusely stained appearance in non-dividing cells. As the cell appear to divide, then chromatin fibers to appear as a separate structure and cell chromosomes. Typical human cell has 46 chromosomes, ये आपने पढ़ा ही होगा, और sex cell, eggs and sperm different have only 23, और जब दोनों मिल देंगे तो 46 ह्यूमन सेल होगा, लेकिन सेक्स सेल में एग में 23 होंगे और स्पर्म में 23 होंगे। Then the nucleolus, non-membranic enclosed, prominent in non-dividing cells as a mass of densely stained granules and fibers adjoining part of the chromatin. Special type of RNA, ribosomal RNA, is synthesized and assembled with proteins imported from cytoplasm with main components of the ribosome called the ribosomal. These subunits pass through the pores into the cytoplasm where they can combine to form the ribosomes. Sometimes two or more in number depending upon the species. Nucleolus directs protein synthesis by synthesizing messenger RNA. DNA messenger RNA के through information देगा to cytoplasm. Messenger RNA is made according to the instruction provided by the DNA. Messenger RNA उसी तरह instruction जो DNA से उसको मिलेंगी वो messenger RNA में convert करेगा. Once messenger RNA reaches the cytoplasm, ribosome translate into the primary structure of a specific polypeptide, जो कि basic unit है प्रोटीन का. Cells active in protein synthesis
have nucleoli. Then the ribosomes, non-membrane enclosed, made ribosomal RNA proteins, organelle that carries protein synthesis. Two subunits, large with small. More the synthesis of proteins assignment, more will be the numbers of the ribosome. वो कह रहा है कि जितनी जहाँ जहाँ जिस टिश्यू को अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत अरेंजमेंट की है कि जितनी जितनी जो टिश्यू को टिश्यू ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से प्रोटीन की मिकदार भी बढ़ती जाएगी. सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स विल इंक्रीज. एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं? पेनक्रियाज सेल which has a few million ribosomes at its head to secrete hormones, insulin as well as the digestive enzyme. पेनक्रियाज की वो एग्जांपल दे रहा है कि पेनक्रियाटिक सेल जो हैं ये दो किस्म के फंक्शन इनके ज़िम्मे हैं जिसको हम एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में डिवाइड कर सकते हैं. एंडोक्राइन में तो इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन है. बीटा सेल इंसुलिन और अल्फा सेल ग्लूकागॉन. इंसुलिन वो है कि व्हेन देयर इज द हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द सेल जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे, तो ये रिलीज होगी इंसुलिन एंड इट विल ट्रांसपोर्ट द ग्लूकोज फ्रॉम प्लाज्मा इनटू द सेल. लेकिन अगर ग्लूकोज गॉन यानी ग्लूकोज कम हो जाएगा, इसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, द लो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द प्लाज्मा. वहाँ क्या होगा? ग्लूकोज गॉन इट मीन दैट कि ग्लूकागॉन विल सेक्रेट. और फिर इसको देयर आर डिफरेंट मेथड कि जिस तरह उसने दोबारा ग्लूकोज सेक्रेट करना है. जी हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर में कि वो पहले ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो वो स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और फिर जब रिक्वायर्ड होता है तो यही ग्लाइकोजन जो कि मसल में भी स्टोर हुआ होता है और लिवर में भी. मसल वाली तो खैर बाहर नहीं आती, वो तो अपनी सेल के फंक्शन को पूरा करने के लिए, लेकिन जो लिवर वाली है वहाँ से ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है, ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लाइकोजन, और फिर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज एंड इट प्रोवाइड्स द एनर्जी एंड इट आल्सो इट रेज द हाइपरग्लाइस. जब ग्लूकोज बढ़ेगा तो वो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा और जो कम हुआ था वो बराबर हो जाएगी. और डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्सोक्राइन फंक्शन, उसमें फिर इसका लाइपेज है, अमाइलेज है, इसकी बड़ी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है अमाइलेज और लाइपेज की कि व्हेन देयर इज ए इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैनक्रियाटाइटिस, तो ये जो दो एंजाइम्स हैं ये ज़्यादा हो जाएंगे, इनकी मिकदार बढ़ जाएगी. इट मीन दैट दीज आर वेरी मच डायग्नोस्टिक. अगर ये नॉर्मल से ज़्यादा हो, इट इज़ ए डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द पैंक्रियाटाइटिस. ये इट मीन के पैंक्रियाटाइटिस है. थैंक यू वेरी मच. बाकी इंशाल्लाह हम कल करेंगे. ये ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़.